नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सबसे पहले जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 10,000 करोड़ तो क्रॉस ओवर नहीं किया। तो कंपनी का एक्चुअली 10,000 करोड़ से ऊपर था। कंपनी के जब हाई लेवल में था 63 के ऊपर था, मतलब 63 के आसपास था, तब इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो आज कहाँ पे है? 50 के आसपास है, मतलब शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो कितना करेक्शन हुआ उसके बारे में तो चर्चा करूंगा। सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 28 के आसपास, और कंपनी की कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था वही लेवल में आज भी पी रेशियो चल रहा है। मतलब कंपनी के आज पी रेशियो कितना है? 7.5 के आसपास है। मतलब कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। उसी के साथ साथ अगर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो हाई हो चुके हैं। मतलब जो प्रीवियस हाई था 2-2.5% के ऊपर, वही लेवल में कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ, कंपनी में एक आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो कितना आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो किसी भी एक क्वार्टर में आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का सेल्स कम हुआ, मतलब रेवेन्यूज कम हुए। तो रेवेन्यूज हर साल में बढ़ते चले गए, और उसी बेसिस में कंपनी के इंटरेस्ट भी बहुत शानदार तरीके से कंपनी का इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में देखने को मिला। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादातर बैंक्स में क्या होते हैं, उसका फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में देखने को मिलता है। कंपनी के जो अदर्स इनकम होते हैं उसको जोड़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिला। और कंपनी जो 136 करोड़ से प्रॉफिट स्टार्ट किया था, बीच में लॉस हुआ था, उसके बाद 127 करोड़, अभी उसके बाद 310 करोड़, अभी करंट ईयर में, करंट फिलहाल के लिए 330 करोड़ के आसपास कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला है। और मजेदार बात आपको बता दूं, इस कंपनी के जो एनपीए था वो करीबन 3% के आसपास एनपीए था, 3% के ऊपर भी चला गया था। आज वही एनपीए घटकर 0.28% के आसपास देखने को मिले। मतलब कंपनी के एनपीए एक लेवल में पहुंच चुके हैं जिस लेवल में अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं, और अराउंड 875 करोड़ से 2000 करोड़ तक बन चुके हैं। और कंपनी के देखिए, जो बोरिंग्स है उस बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 617 करोड़ से 28,100 करोड़ के आसपास बोरिंग्स को देखने को मिले। मतलब कर्जा एक अलग लेवल में लिया गया। और कर्जा किस बेसिस में लिया जा रहा है? आदर्श बोरिंग्स, मतलब कंपनी अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लेकर कर्जा लेते तो यहाँ पे मैं नेगेटिव जरूर सोचता। कंपनी आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से लिया, मतलब कंपनी खुद को पहले खुद लोन लिया और उस लोन को कस्टमर को देने के लिए ही आदर्श बोरिंग उठा चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा, इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो कितना है? कंपनी के कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो हाथ में करीबन ढाई ढाई हजार करोड़ के आसपास कैश है। और आदर्श एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का आदर्श एसेट करीबन 22,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी का बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। उसी सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर के तो माल बेच चुके हैं, इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग किया है। अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था 73%, वो पूरा का पूरा माल को यहाँ पे क्या किया, बेचा गया। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी बैंकिंग कंपनीज के प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए, एकदम ना के बराबर होल्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोमोटर ने क्या किया, खुद के होल्डिंग्स को बेच दिया। अभी देखिए कितने होल्डिंग को बेचा। उस होल्डिंग बेचने के बाद उस होल्डिंग किसके पास गया, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा होल्डिंग एक्चुअली पब्लिक के पास गया। उसके बाद एफ ने 4.5% उठाया, और सॉरी, म्यूचुअल फंड ने 4.5% उठाया, और एफ ने कितना, अराउंड 27% के आसपास होल्डिंग को ऐड किया। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर बूस्ट अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हाथ में शेयर गया है, तो वो उसको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न बनने जा रहा है। तो जब इस कप विद हैंड पैटर्न कंप्लीट होंगे तो एक ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद जरूर यहाँ पे एक एंटी बनेगा। अगर एंटी बने तो एक बड़ा सा टारगेट बनेगा करीबन 108 रुपीज़ के आसपास। तो
₹60, तो ₹60 से 108 ₹8 तक जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% के आसपास टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड के ऊपर कुछ दिनों से शेयर में एक मतलब देखा जाए जो ब्रेकआउट लेवल आया था, उस ब्रेकआउट लेवल आने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से थोड़ा-सा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे कंपनी के ऊपर पैटर्न क्या बना था, इसका लाइफ टाइम हाई था करीबन 1980 के आसपास और इसी लेवल को कंपनी एक कफ उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हैंडल बटन बनाकर ब्रेकआउट किया। तो जब इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किए और इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, उसके बाद जब रिटेस्ट किया, तब यह एक एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ तक गए तो कितना टारगेट मिलेगा? यहाँ तक गए तो कंपनी का टारगेट करीबन 2665 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 33% के आसपास। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है और इसी तरीके से टारगेट मिलने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है? मैं चलो 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कंपनी के इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड देखेंगे तो करीबन 7.5% के 8% के आसपास होल्डिंग लेकर चल रहा है और एफएस के पास होल्डिंग जो है वो 21% के आसपास देखने को मिला। मतलब एक अच्छा खासा एफएस के पास होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 54% के आसपास देखने को मिला। अभी एस्ट्रल के ऊपर एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा दूँ, एस्ट्रल के ऊपर जो म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग है वो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में किस तरीके से होल्डिंग की आप देख सकते हैं। देखिए लगातार जो प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा था, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न था। लेकिन म्यूचुअल फंड ने क्या किया उस टाइम में कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे बेचा। जैसे आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक लास्ट जो 4 क्वार्टर्स है, उस चारों क्वार्टर में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला और यही सेलिंग के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर जब परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा कंपनी के 2 पॉइंट्स। पहली बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी खराबी नहीं है। हाँ, एक रेंज के बेसिस में कंपनी का इस बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। देखिए कभी-कभी होता क्या है क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़ा-सा चेंजेस आ सकते हैं, मगर ईयर बेसिस में कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से अगर रिजल्ट आए, तो कंपनी के वहाँ पे एक बूस्ट देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना, एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर तो अच्छा खासा निवेश तो किया ही है, साथ ही साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है, वहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव है। देखिए कंपनी के इस बार भी जितना प्रॉफिट हुआ, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है 550 करोड़ और कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिला 800 करोड़ के ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न है कंपनी का डेप्रिसिएशन। इस बार कंपनी सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन को प्रेज़ेंट किया और उसी कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, एक डेटा तो मैं दिखाना ही भूल गया। कंपनी इस बार कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया, जो कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेजिंग में 550 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया गया, जो पिछले बार 300 करोड़ के आसपास था। और भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी के ऊपर कर्जा। अगर प्रॉफिट फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 46 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और कंपनी उस कर्जे को लगातार जितना कर्जा लिया गया उस कर्जे को कंपनी लगातार मिटा भी चुके हैं। मतलब कंपनी के पास जो कर्जा है वो ना के बराबर है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही चर्चा कर रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से गिरावट का माहौल जारी है वो माहौल और भी जारी रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन खराब हुआ है कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं 94,000 करोड़ से 65,000 करोड़ हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी कंपनी का सेम टू सेम है, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट 422 करोड़ से घटकर 12 करोड़ हो चुके हैं। एक साल में सर हालत देखिए, मैं साल को छोड़ देता हूँ, क्वार्टर की भी हालत देखेंगे तो 45 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो चुके हैं। मतलब अराउंड 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो 4 गुना प्रॉफिट डाउन मतलब सोचिए कंपनी के जो मतलब व्यू है वो सारे इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो फिर भी एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, इस खराब टाइम में भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली बाइंग करते चले जा रहे हैं
और एफएस के पास पहले 17% होल्डिंग था, कुछ छोटे-मोटे 15% के आसपास होल्डिंग को लेके आया, मतलब अराउंड 2% के आसपास होल्डिंग को बेचा। बाकी तो कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा कंपनी ग्रोथ भी कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनीज़ के ऊपर आपको सिचुएशन को समझकर, सीख कर काम करना पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, तो जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, उस करेक्शन के बेसिस में मैंने आपको ये बताया कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से गिरावट का माहौल है और भी गिर सकते हैं। अगर गिरे तो 246 रुपीज़, उसके बाद 220 रुपीज़, ये दोनों लेवल में आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो मोतीलाल ओसवाल एक फाइनेंस कंपनी है, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने गुड अपडेट दिया कंपनी के बोनस देने का। तो 3:1 रेशियो का कंपनी यहाँ पे जल्द से जल्द बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो जब बोनस आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।